नमस्ते दोस्तों। जैसा कि कल अपन ने आहरण के ब्याज के बारे में गणना की थी, याद किया था, जो सूत्र बताए थे उसमें सबसे पहले बताया था कि विभिन्न तारीखों को विभिन्न राशियों का आहरण किया जाता है। तो दो विधियों से अपन ब्याज की गणना करते हैं। एक आपको बताई थी सरल विधि और दूसरी बताई थी आपको गुणनफल विधि, और इसके बारे में अपन ने एक सवाल किया भी था। उसी संक्रम में आगे नेक्स्ट वाली बात आपको बताना चाह रहा हूं, जबकि नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की जावे, यानी नियमित अंतराल का मतलब होता है हर महीने निश्चित राशि निकालता है, पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपये निकालता है, या हर त्रैमासिक 3 महीने के अंत के अंदर समान राशि निकालता है, या 6 महीने के अंतर्गत, 9 महीने के अंतर्गत, जैसा भी है। तो विभिन्न तारीखों को समान राशि निकाली जाती है नियमित अंतराल के रूप में। तो ब्याज की गणना करने के लिए औसत अवधि विधि का प्रयोग किया जाता है। एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि से ब्याज की गणना करनी चाहिए, यानी अपने को ये सूत्र ज्ञात हो जाना चाहिए। और नियमित अंतराल पर यदि ब्याज की गणना की जावे तो इस सूत्र के द्वारा अपन ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सूत्र में आहरण ब्याज का सूत्र सिंपल है, कुल आहरण टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12, यानी इस सूत्र का प्रयोग करके फिर ब्याज की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मासिक या त्रैमासिक आहरण के लिए औसत अवधि की गणना विभिन्न सूत्र, इन सूत्रों को सहायता से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एक बार इसका विश्लेषण कर लीजिए, उसके बाद अपन जब अप्लाई करेंगे तो आप स्वयं आसानी से आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। देखिए, एक बात सिचुएशन दे रखी नंबर 1, मासिक आहरण, यानी हर महीने समान राशि निकालता। जैसे मैंने कहा था कि भाई 1,000 रुपये प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाले, 2,000 रुपये हर माह के प्रारंभ में निकाले। तो ये सूत्र तब है यदि अलग तारीख हो, राशि असमान हो, तो फिर अपना यह सूत्र नहीं चलेगा, ये देखना है। अब हर प्रत्येक माह के निकालता, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में और प्रत्येक माह के मध्य में। यदि तीन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सूत्र अप्लाई होगा। नंबर 1, इनको देखिए, पहले खाने के अंदर स्थिति सिचुएशन, n बराबर नंबर ऑफ मंथ इन एक साल में कितने महीने होते हैं। n का मतलब यह होता है आहरण तो 12 माह के लिए किए गए हों, दूसरा आहरण 9 महीने के लिए किया गया हो, आहरण 6 माह के लिए किया गया हो। ये विभिन्न कंडीशंस अपने सामने आ सकती है। तो देखिए, पहला प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाले हैं तो आपका n+1/2, यानी आगे अप्लाई करके देखेंगे अपन। प्रत्येक माह के अंत में निकालता है तो n-1, यानी 12 में से एक बाकी निकाल के 2 का भाग दे दीजिए, और मध्य में निकालता है तो n/2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, आगे इसको अप्लाई करते हैं अपन। आहरण पर 12 माह के लिए ब्याज आहरण किए गए हों, मान लीजिए आहरण 12 माह के लिए गए हों, तो 12 - 1, यानी n का मतलब 12। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 + 1/2, यानी कुल मिलाकर के 6.5 माह का ब्याज कैलकुलेट करना है। कोई व्यक्ति हर महीने के प्रारंभ में 3,000 रुपये निकालता है, तो 12 महीने में कुल कितने निकालेगा, 36,000 रुपये। तो 36,000 का ब्याज की दर से 6.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए, वही आएगा जो अलग अलग तारीख को आप गुणनफल विधि से ब्याज की गणना करने में आएगा। स्वयं अप्लाई करके देखेंगे, सवाल करेंगे तो ध्यान में अपने आप आएगा। इसी में देखिए, यदि प्रत्येक माह के अंत में
प्रत्येक माह के अंत में यदि राशि निकालता है तो ये सूत्र 12 महीने के लिए आहरण किए गए हों तो 12 माइनस 1 बटा 2 यानी 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। और यदि प्रत्येक माह के मध्य में निकालता है तो 12 बटा 2 यानी 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर दीजिए। ये सूत्र आप अप्लाई करके एक ही बार के अंदर ये सूत्र अप्लाई करके अपने आप आहरण के ब्याज की गणना कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आइएगा, आहरण 9 माह के लिए किए गए हों तो यहां पर अब सूत्र में 9 प्लस 1 9 माह के लिए भाई 12 माह के लिए था, एन का मतलब 12 लिया था अपन ने। एन कितने महीने के लिए कर रहा, 9 महीने के लिए, तो 9 प्लस 1 बटा 2 यानी 5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। यदि 9 माह के लिए किया गया है लेकिन माह के अंत में किया गया है तो 9 माइनस 1 बटा 2 यानी कुल मिला के 4 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। और यदि प्रत्येक माह के मध्य में किया गया है 9 माह के लिए है तो n बटा 2 यानी 4.5 माह का ब्याज एक बार में ज्ञात कर लीजिए। और यदि आहरण 6 माह के लिए किए गए हैं तो n का मतलब 6, n का मतलब यहाँ पर हो गया 6। तो यहाँ पर यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया है तो 6 प्लस 1 बटा 2 यानी 3.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लो आप, जितना भी आहरण किया गया है। प्रत्येक महीने के अंत में निकालता है तो 6 माइनस 1 बटा 2 यानी 2.5 महीने का ब्याज औसत अवधि के आधार पर निकाल दीजिए। और मध्य में निकालता है तो 6 बटा 2 यानी केवल 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे गुणनफल विधि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें समय लगता है। तो समान राशि समान अवधि में निकाले जावे इस सूत्र का प्रयोग आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता आपका त्रैमासिक आहरण, यानी हर 3 महीने के प्रारंभ में करता है, मध्य में करता है, अंत में करता है, हर 3 महीने में। तो साल में 4 बार पैसे निकालेगा तो कुल आहरण का ब्याज इस सूत्र से कितने महीने का आपको कैलकुलेट करना। देखिए एक बार, त्रैमासिक आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में करता है तो n+3/2 n+3/2। तिमाही के अंत में करता है n-3, अंत में करने पे माइनस कर दीजिए, प्रारंभ में करने में प्लस कर दीजिए। और यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में करता है तो n/2। इस प्रकार ब्याज के लिए कैलकुलेट। लेकिन आगे बढ़ा, आहरण 12 माह के लिए किए गए हों तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में करता है तो 12 माइनस 3 बटा 2 यानी केवल कुल आहरण का 7.5 महीने का ब्याज, यानी 3-3 हजार रुपये हर माह के त्रैमाह के प्रारंभ में निकालता है तो उसके कुल मिला के 12,000 रुपये का 7.5 माह का ब्याज कैलकुलेट करके देख लीजिए। यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालता है तो 12 माइनस 3/2 यानी 4.5 माह का ब्याज कुल आहरण पर कैलकुलेट कर लीजिए। और मध्य में निकालता है प्रत्येक तिमाही के मध्य में तो 12 बटा 2 यानी कुल मिलाकर के 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। और आहरण 9 माह के लिए किए गए हों उस हालत के अंदर 9 में से प्रारंभ में किए गए हों तो 9 + 3 बटा 2 यानी 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। मध्य अंत में किया गया तो 9 माइनस 3 यानी 2 बटा 2 यानी 3 महीने का। और यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में किया गया है तो 9 बटा 2 यानी 4.5 महीने का ब्याज। और आहरण 6 माह के लिए किए गए हों तो आप सूत्र में n का मतलब 6 जगह 6 हो जाएगा। 6 माह के प्रारंभ में किया जाता है तो 6 + 3 बटा 2 यानी 4.5 महीने का। अंत में तो 6 माइनस 3 बटा 2 यानी 1.5 महीने का ब्याज। और यदि मध्य में किया तो 6 बटा 2 यानी 3 माह का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। अब इस सूत्र को आप अप्लाई करेंगे, अपने इलस्ट्रेशन दे रखा है उसके अनुसार, तो ध्यान में आएगा। और जब कई बार क्या होता है, पैसा कब निकाला है ये पता ही नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि 12,000 रुपये का आहरण किया है, उस पर ब्याज की गणना, अब ब्याज की तारीख नहीं दी गई है तो औसत अवधि यानी 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई है तो देखिए, यदि आहरण 12 महीने के लिए कहे गए हों
तो कुल मिला के औसत अवधि 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यदि 9 महीने के लिए किया गया है तो औसत अवधि 4.5 महीने का, और 6 माह के लिए आर्ड किए गए हो तो औसत अवधि 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यदि मान लो आर्ड की तिथि नहीं दी गई हो तो, जैसे ये बताया। और एक बात और है, जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष यानी पर एनुम शब्द नहीं दिया गया हो तो ब्याज की गणना पूरे वर्ष के लिए की जाती है। यदि ब्याज की दर के साथ में पर एनुम नहीं दिया गया है तो ब्याज की गणना पूरे वर्ष के लिए की जाती है। ये देखिए आप अभी अपने अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब इस संबंध में एक सवाल मैं दिखा सकता हूं आपको, नोट कीजिए आप। भैया इसको मिटा दूँ, एक बार इसको बंद करके मिटवाएं। इस एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, फिर इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आपको करना है। सवाल देखिए, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। और वैसे नहीं दिया होता तो भी अपन बराबर मान के चलते हैं। प्रत्येक का तिमाही आहरण 5,000 रुपये, हर 3 महीने के अंदर वो 5,000 रुपये निकालते हैं। तो साल में कुल कितना निकाल देंगे? 4 बार निकालेंगे, 20,000 रुपये। तो कुल आहरण हो गया 20,000 रुपये। तो 20,000 का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हर तिमाही में 5,000 रुपये समान राशि, अवधि भी समान हर 3 महीने के अंदर, प्रारंभ है, अंत है, मध्य है, जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार अपने को सूत्र अप्लाई करना है। आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक दर से प्रभावित होती है, यानी 10% वार्षिक दर से ब्याज कैलकुलेट करना है। राम के आहरण पर दोनों ही समान राशि निकाल रहे हैं, राम और श्याम, इधर दोनों का भी किसी का एक का ब्याज कैलकुलेट करके याद कर सकते हैं। या केवल राम का ही पूछा है, राम के आहरण पर निम्न स्थिति में ब्याज की गणना कीजिए। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकालता है, प्रत्येक तिमाही के मध्य में निकालता है, या प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालता है। अब देखिए पहली कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सूत्र आपको बताया है, टोटल ड्राइंग्स। तो हर 3 महीने में 5,000 रुपये निकालता, कुल आहरण हो गया आपका 20,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ये 10/100। अब प्रारंभ में निकालकर आपको बताया था साल में 12 महीने होते हैं, 12 और हर 3 महीने में निकाल रहा है, तो 12 + 3 यानी 15/2, यानी कुल मिला के कितने महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है? 7.5 महीने का ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आएगा 7.5/12। ठीक, अब आप यहाँ भी कंडीशन में गड़बड़ है, 7.5/12 आपको ब्याज ज्ञात कीजिए आप एक बार। उसके हिसाब से देखिए आप, सबसे पहले 20,000 रुपये का 10% से साल भर का ब्याज कैलकुलेट करते तो होता है आपका 2,000 रुपये। अब 7.5 महीने का कैलकुलेट करना है, तो 2,000 को 7.5 से गुना करके 12 का भाग दे दीजिए आप, तो वो आपका इंटरेस्ट आएगा 1,250 रुपये। अब इसको कैलकुलेट आपको ही करना है, देख लीजिए आप कैलकुलेट करके कितना क्या आता है। दूसरी कंडीशन देखिए, प्रत्येक तिमाही के मध्य में निकालता है, हर 3 महीने के मध्य में निकालता है, तो कुल निकालेगा तो 12,000 रुपये। तो उस अवधि में आपको औसत अवधि होगी, आपको 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है। 20,000 का 10% की दर से 6 महीने का ब्याज आपका होगा 1,000 रुपये। और उसी प्रकार से प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालता है, हर 3 महीने के अंत में, तो निकालेगा तो कुल 12,000 रुपये, तो कुल 20,000 रुपये। तो 20,000 का 10% से कितने महीने का? 4.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए, वो आएगा आपका 750 रुपये। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी इस प्रकार की स्थितियां दे रखी है, हर समान अवधि पर समान राशि का आहरण किया जावे, तो औसत अवधि के आधार पर अपने को ब्याज ज्ञात कर लेना चाहिए। और नहीं तो आप गुणनफल विधि का प्रयोग करना चाहें तो हर स्थिति के अंदर गुणनफल विधि का उपयोग आप कर सकते हैं।
अब इसके कुछ सवाल दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उनका कैलकुलेशन स्वयं कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप स्वयं पूछ सकते हैं, मोबाइल पर मेरी राय ले सकते हैं। विद्यालय में अपने पिताजी से लिखवा कर क्या लाएं और साहब मेरी समस्या है, उस समाधान आपको कर दिया जाएगा।